नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो डीपीटी का प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर हो चुका है उसको हम लेके आए हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर है। इसी तरह से सीक्वेंस वाइज हम जितने भी डीपीटी में क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कराएंगे और पीजीडीपीपीटी में जितने होते हैं डीपीएमटी में जैसे जैसे हम एक एक कोर्स वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे, जिससे जो नए स्टूडेंट हैं उनको हेल्प मिलेगी कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, सॉल्व कैसे करना है और कितने नंबर का आता है। पूरी जानकारी उनको यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज सॉल्व कराया गया है। हम शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितना भी पेपर है, जितना भी सॉल्यूशन है, उसका पीडीएफ और पेपर टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। उसका लिंक कमेंट में भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम। एक एटम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 एटम, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल पीएच मान की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। एंड आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन। आयनिक बंध किन चीजों के बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्मोडेटेड इन डी सबसेल। डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? इसका राइट आंसर है 5, क्योंकि उसमें डी में 5 सबसेल होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस हिसाब से इसका पेयर बनेगा। तो यहाँ से ये सब में इसमें 2 रहेंगे, तो सेम इसी तरह से सब में भरेंगे तो हमारा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, कोवेलेंट और नॉन पोलर बॉन्ड इज फॉर्म बाई डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन। यानी कोवेलेंट और नॉन पोलर बॉन्ड किन किन चीजों के बीच में बनता है? तो ये क्या होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग होते हैं, जैसे कोई भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं साझा के थ्रू, ये हमारा बनता है बॉन्ड। तो यानी इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, म्यूचुअल शेयरिंग। यानी कोवेलेंट और नॉन पोलर बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू बनते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। हमसे पूछा क्या है? एल्कीन्स का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर प्रिपरेशन ऑफ 100 ml of 1 ml solution of sodium carbonate, the amount of Na2CO3 needed। यानी 100 ml से 1 ml सोल्यूशन बनाने के लिए, सोडियम Na2CO3 बनाने के लिए 1000 ml, उसमें कितना सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका हम सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ग्रुप पे मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन वहाँ से कर सकते हैं। ग्रुप पे मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन वहाँ से 7 नंबर, ये हमारा 7 नंबर है। टू प्रिपेयर 1000 ml या 1 लीटर ऑफ 1 ml सोल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, यू वुड नीड टू कैलकुलेट द मास यूजिंग द फार्मूला। यहाँ से हम इस फार्मूले का यूज करके उसका मास निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब इसमें हम क्या करेंगे? द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 इज सम ऑफ द एटम ऑफ मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम। मोलर मास ऑफ Na2CO3 क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। यानी कि यहाँ पे सोडियम का 2
एटॉमिक मास ऑफ, यहाँ पे सोडियम का 2 लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड 3 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, मल्टीप्लाई रहेगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे। 2 × 22.99 ग्राम पर मोल प्लस 12 × 0.1, ये हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 टाइम्स ऑफ 3 × 16, ये हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। एप्रॉक्स, अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी एप्रॉक्स वैल्यू आएगी 105.99 ग्राम पर मोल। नाउ टू फाइंड द मास नीडेड 1 ml सोल्यूशन, क्या करेंगे, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोलर मास, जिसको हम x मानेंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। अब यहाँ से मास निकालेंगे 1 मोल मल्टीप्लाई बाई 105.99 ml ग्राम पर मोल। मास अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 105 × 99, यानी अगर हम इसको एक सर्कुलर वैल्यू में लेंगे तो ये हमारा 106 ग्राम आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। 8वें नंबर के क्वेश्चन पे, इन ए केमिकल बॉन्डिंग द एटम अटेन ... कॉन्फ़िगरेशन, किसी केमिकल बॉन्डिंग में एटम अटेन द कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ऑक्टा, जो इसमें केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट एंड इनर्ट गैस, जो अटेन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्टेट एंड इनर्ट गैस में ये होता है। इसका हिंदी मुझे टोटली क्लियर नहीं हो पा रही है, इस वजह से जहाँ थोड़ा डाउट हो रहा, मतलब हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 9वें पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लोरी प्रोस्टेड concept, an acid is substituent that accept proton, यानी ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये लोरी प्रोस्टेड की थियरी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ... मेटल्स, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट जो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। बोहर्स मॉडल कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। बोहर्स के अनुसार जो हाइड्रोजन है वो कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1H1। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। अब हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू, जो एल्कोहल का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस रीजन से होता है, तो इसका रीजन है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा रहा हूं जिससे आपको क्लियर दिखेगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर, सबसे हाई पोलरिटी किसकी है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की, HF की। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बॉन्डिंग बिटवीन ए मेटल आयन एंड लिगेंड इज नोन एज ... बॉन्ड। मेटल आयन और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। एंड आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो इसका हो जाएगा, ये इनर और इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, ये दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द इनआयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जो इनआयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये किस चीज़ से बना होता है? दो आयन इसमें होते हैं, एक H पॉजिटिव आयन और एक OH निगेटिव आयन, यानी ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो इस यहाँ पे फिल होगा हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन ऑफ 9, यानी किसी सॉल्यूशन का जो pH वैल्यू है वो 9 है, तो वो क्या होगा? जैसे एसिडिक होगा, बेसिक होगा या नेचुरल या कुछ। तो नेचुरल क्या हमारा होता है? 7। जब 7 होता है तो हमारा नेचुरल होता है। यहाँ पे हमारा 9 दिया है तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा, यानी ये हमारा यहाँ पे बेसिक आएगा, बेसिक नेचर। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, यानी जो पोलर कंपाउंड होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, वो किस विलायक में विलय होते हैं, किस कंपाउंड्स में ये घुलते हैं? इसका सही आंसर होगा ये अल्कोहल में। जितने भी पोलर कंपाउंड होते हैं मोस्ट ऑफ द वे अल्कोहल में डिजॉल्व होते हैं। द टेस्ट ऑफ एसिड, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सॉर, एंड अगर बेस का पूछे वो बिटर, कड़वा होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, डॉट डॉट रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इफ इट्स सॉल्यूशन। तो रेड लिटमस पेपर को टर्न्स ब्लू कौन करता है? ये बेस, बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा, अगर जैसे आपका भी एक ट्रिक है, एक नाम आता है अनिल, ये किसी का नाम भी हो सकता है, ये अनिल। तो यहाँ पे ये क्या है? जो अम्ल होता है, ये अम्ल, अम्ल क्या करता है? वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो सेम, अगर अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता तो क्या होगा? बेस क्या होगा? क्षार क्या होगा? नीले लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। हम आते हैं 21 नंबर पे क्वेश्चन पे, द फुल फॉर्म ऑफ LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका ये सही होगा या गलत होगा? यानी जो इसका फुल फॉर्म है LPG का, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है या नहीं होता है? तो आप इसको वहाँ से इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये ट्रू होगा, यानी इसका फुल फॉर्म सही दिया है। द मेजर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, यानी जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट कहलाता है, ये भी सही है। जैसे अगर आप पानी, 1 लीटर पानी में अगर 50 ग्राम चीनी घोल रहे हैं तो उस कंडीशन में पानी क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होगा। बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड टू कीप द pH नॉट रिमेन्स द सेम। बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड टू कीप द pH नॉट रिमेन्स, ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी जो बफर सॉल्यूशन है वो pH को कंटेन नहीं करता है। अब हम आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पॉइंट बॉन्ड। ये भी हमारा गलत है। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या होता है? जो डबल बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक होता है इसमें से, और ये जो सिंगल बॉन्ड होता है वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इसको ब्रेक करने के लिए, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे उल्टा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा।
ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर ही है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हार्ड वाटर कैन यूज फॉर वॉशिंग पर्पस। जो हार्ड वाटर होता है जिसको हम D2O बोलते हैं, ड्यूटीरियम, जैसे H2O होता है वैसे ही ड्यूटीरियम होता है। इसका जैसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें विमंदक के रूप में, D2O ड्यूटीरियम। तो इसका यहाँ पे क्या दिया है, कैन यूज बी वॉशिंग पर्पज, तो ये कपड़ा धोने के काम में आता है, ये भी गलत है। यानी ये जो ड्यूटीरियम होता है D2O, ये रिएक्टर्स में जैसे ज़्यादा विस्फोटक में या उसको कंट्रोल करने के लिए उस केस में यूज किया जाता है। अब हम 26 नंबर पे आते हैं। PPB का फुल फॉर्म क्या है? PPB का फुल फॉर्म है, यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप इसको देखने बैठे तो पेन पेपर लेके बैठे, सॉल्व करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा साथ के साथ, क्योंकि आगे क्या पता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है। पार्ट्स पर बिलियन, यानी इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर बिलियन। ये पार्ट्स पर बिलियन। पेन पेपर लेके बैठे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप साथ के साथ लिखते भी चलेंगे। पार्ट्स पर बिलियन, ये हमारा होता है PPB का फुल फॉर्म। अब ये नीचे दिया है PPM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये पार्ट्स पर मिलियन होता है, यहाँ पे बिलियन की जगह मिलियन होता है। ये जनरली इंडस्ट्री में यूज होता है। ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप पेन पेपर लेके बैठे साथ में लिखते चलेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ तक लाइक करें। हम आगे और सेक्शन B सेक्शन C में अभी एंट्री करेंगे। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, और आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको पूरा PDF मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ये फुल फॉर्म ऑफ EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है EDTA का, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट एसिड। इसको लिख लें। और 2-3 क्वेश्चन इसमें कट गया है तो उसको आप वहां से देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप वहां से भी पूरा क्लियर देख सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन B पे। सेक्शन B में हमारा एक क्वेश्चन दिया है, ये सेक्शन B में जो पार्ट B होता है इसमें सभी क्वेश्चन करने थे 40 वर्ड में, ये 4 क्वेश्चन रहते हैं। और सेक्शन C में हमारा 5 क्वेश्चन रहते हैं सॉरी, इसमें से 4 करने रहते हैं। और जो सेक्शन D में हमारा रहता है इसमें से 3 क्वेश्चन दिए, इसमें से 2 ये लॉन्ग आंसर टाइप है, 300 वर्ड में ये सब टाइप करने रहते हैं, सॉरी लिखना रहता है, और ये 100 वर्ड में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन मॉलिक्यूल्स विथ एग्जाम्पल। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू, ये हमारा है पार्ट A पूरा है। आप इसको वहाँ से PDF देख सकते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हमारा टोटल 30 क्वेश्चन का सेट है पूरा। इसमें ये हमारा क्या है, इसमें क्वेश्चन वाइज है, आप एक बार पेपर वहाँ से देख सकते हैं, सब क्वेश्चन वाइज यहाँ से अरेंज किया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डिफाइन मॉलिक्यूल विथ एग्जाम्पल। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? A molecule is a group of 2 or more atoms
मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये ग्रुप होते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणु का ग्रुप होता है। दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो एक दूसरे से केमिकली बंधे होते हैं। रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कैन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, ये सेम एलिमेंट से बने हो सकते हैं या अदर एलिमेंट से भी बने हो सकते हैं। सेम एलिमेंट से जैसे सच है ऑक्सीजन, इसमें O2 जो दिया है इसमें दो ऑक्सीजन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट H2O, यानी H2O में क्या है, हाइड्रोजन अलग है, यानी हाइड्रोजन के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन सिंगल है, यानी ये इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं और ये अकेला हाइड्रोजन यहाँ से, यानी ये डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे से बने हुए हैं। एग्जाम्पल में हम आते हैं, ये एग्जाम्पल है वाटर, यानी ये हमारा H2O का एग्जाम्पल इज बेस्ट एग्जाम्पल। H2 इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक एग्जाम्पल है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, यानी यहाँ पे H2O का जो है यहाँ पे हमारा दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे इसे बंधे हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये, और एक इसमें ऑक्सीजन है, इन सबों के साथ दो हाइड्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड वन ऑक्सीजन एटम, सेम वही चीज दिया है। द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं, फॉर्मिंग ए स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑफ वाटर, यानी ये दोनों जब इतने कॉम्बिनेशन के बाद ये क्या देते हैं, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स देते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी इतना आपको शॉर्ट आंसर टाइप में लिखना होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर एंड गिव थ्रेशन। इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, कौन सा बॉन्ड जो है वाटर के लिक्विड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द टाइप ऑफ बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी जो लिक्विड फॉर्म ऑफ ये वाटर का है उसके लिए हमारा क्या जिम्मेदार है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन, ये एक दूसरे से डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। दैट अकर्स व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ऐड होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। इन केस ऑफ वाटर के केस में क्या होता है, द हाइड्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन एटम क्या होता है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एज ए रिजल्ट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होता है, लीडिंग टू ए हाई पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। द ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, यानी ऑक्सीजन एटम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता इसकी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब क्रिएटिंग ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, और उसके ऊपर क्या होगा, एक जब उसको अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर एक नेगेटिव डेल्टा चार्ज आ जाएगा, एक पार्शियल यानी हल्का नेगेटिव चार्ज आएगा ऑन ऑक्सीजन एटम के ऊपर, जो हम OH नेगेटिव में शो करते हैं।
एंड पार्शियल पॉजिटिव डेल्टा चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम। यानी उसके अलावा जब उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ये हमारा अगर हाइड्रोजन है, ये इसके बीच में यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इसके कंपेरिजन में अगर ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींच लेगा, और जब खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, जिसको हम डेल्टा से शो करते हैं। सॉरी, ये नहीं बन रहा है, इधर बना देता हूँ। इसको हम डेल्टा से शो करते हैं, जिस जो डेल्टा नेगेटिव आएगा, और इसके ऊपर हल्का चार्ज आएगा जो डेल्टा पॉजिटिव होगा। अब हम आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन द पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम एंड अनदर मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन का क्या है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ H2O। ये बॉन्डिंग कैसे है, ये H1 पॉजिटिव से एंड OH1 नेगेटिव से। ठीक, अब क्या करें, पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम अनदर वाटर मॉलिक्यूल, यानी जो ये बोल रहा है कि एक नेगेटिव एटम है और एक पॉजिटिव एटम के थ्रू ये ऐड है। These hydrogen bonds are relatively strong compared to typical dipole interaction। ये डाइपोल इंटरेक्शन के कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग है, गिविंग वाटर इट्स यूनिक प्रॉपर्टी, और उसके थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल्स देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस से कंट्रीब्यूट इट्स हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मॉलर साइज एंड मास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस से क्या होता है, इसमें जो स्मॉलर सिमिलर साइज के जो इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी सिमिलर साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके कंपैरिजन में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को हटा देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मेल्ट रहता है। ये हाई बॉइलिंग पॉइंट, अदर के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दिस इज वे ऑफ वाटर रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट, यही रीजन है कि वाटर को लिक्विड स्टेट में रहने में एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस से ही जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, मेकिंग इट इसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस। यही इसका क्या है, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विफाइड फॉर्म में क्यों रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन सोडियम। ये जो है हमारा इसका परमाणु क्रमांक है, इसमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। द एटॉमिक सिंबल ऑफ सोडियम, ये सोडियम का इंडिकेशन है जिसको हम केमिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका हियर सो यू कैन ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन, यानी ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, नंबर ऑफ टॉप लेफ्ट, ये है, ये क्या है हमारा, इसका मास है यानी द्रव्यमान, और
11 क्या है हमारा, इसकी परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक है। विच इज द सम ऑफ प्रॉपर्टी एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, यानी जो इसका परमाणु इसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये फार्मूला है, इसको मान सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी ये ये द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस केस इट्स द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ बॉटम लेफ्ट z is equal to 11 is the atomic number which represent the number of proton, यानी जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू जो एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी इसका जो एटॉमिक नंबर 11 है यही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी इसका परमाणु क्रमांक जो है वो हमारा इसका प्रोटॉन का संख्या है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इसमें प्रोटॉन होंगे उतना इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। द न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या इज इक्वल टू बोल सकते हैं z इज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक। यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू पता चल गई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सब्सट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द मास नंबर, n इज इक्वल टू न्यूट्रॉन इज इक्वल टू परमाणु मास, यानी नंबर ऑफ परमाणु मास माइनस परमाणु क्रमांक, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हमारा इसका परमाणु क्रमांक 23 है और जो परमाणु संख्या है वो हमारा 11 है। तो इसको घटाने के बाद ये हमारा फाइनली वैल्यू आएगी 12। तो ये हमारा 12 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू पता चल गई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो है 11 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये प्रोटॉन की, तो यानी इसकी वैल्यू भी 11 हो गई और न्यूट्रॉन की वैल्यू हमारी हो गई 12। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF इसका मिल जाएगा। अब हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। क्लासीफाई द फ्यूल्स। फ्यूल्स को हमें डिवाइड करना है, ये कितने टाइप के होते हैं। फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया सच एज सोर्स, स्टेट, केमिकल कंपैरिजन एंड यूजेस। यानी जो फ्यूल्स हैं उनको हम डिवाइड किस प्रकार से करते हैं, सोर्स यानी वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, स्टेट उनकी अवस्था कैसी है, केमिकल कंपोजिशन उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, एंड यूजेस उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। हियर आर सम कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। यहाँ पे कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन दिया गया है जो फ्यूल्स का। फ्यूल्स मतलब ईंधन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। यहाँ से सोर्स के बेस पे क्या बोल सकते हैं, फॉसल्स फ्यूल्स जो अवशेष होते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव्स मिलियन ऑफ ईयर्स एगो सच एज कोल,
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो हमारा फोसल्स फ्यूल्स होते हैं यानी जो हमारे अवशेष होते हैं, ये जो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जो मिलियन साल से, जैसे हम बोलते हैं जहाँ से हमारा फ्यूल्स ज़्यादा निकलता है, वो जो हमारे पहले की जब जो सभ्यताएं खत्म हुई थी उस टाइम पे जो एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो सब धरती के नीचे मिलियंस ईयर्स तक दबे हुए हैं। उसके बाद वो जो एनिमल्स हैं उनसे हमें ईंधन मिलता है, और जो प्लांट्स हैं उनसे हमें क्या, पेट्रोलियम, सॉरी कोयला, और एनिमल्स या उनके थ्रू हमें क्रूड ऑयल मिलता है एंड नेचुरल गैसेस मिलती हैं। रिन्यूएबल फ्यूल्स, रिन्यूएबल फ्यूल्स क्या होते हैं, जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। डेराइव्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, यानी ये वो फ्यूल होते हैं जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, सच एज बायोमास यानी वुड, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, बायोफ्यूल्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर एंड जियोथर्मल एनर्जी। अब हम आते हैं दूसरा, स्टेट के बेस पे हमारा कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं। सॉलिड स्टेट्स, एग्जाम्पल इंक्लूड कोल, चारकोल एंड सर्टेन बायोमास मटेरियल्स, यानी जो कोल्स होते हैं, चारकोल्स होते हैं, ये हमारा सॉलिड फ्यूल्स में आते हैं। लिक्विड फ्यूल्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग गैसोलीन, डीजल, केरोसिन ऑयल, एथेनॉल, पेट्रोल एटसेट्रा, ये सब हमारा लिक्विड फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। गैसियस फ्यूल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, मेथेन है, प्रोपेन है, हाइड्रोजन, ये सब हमारा नेचुरल गैसेस के फ्यूल्स हैं। आते हैं हमारा केमिकल कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स कौन से होते हैं, कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपोजिशन से बने रहते हैं, सच एज गैसोलीन, डीजल, नेचुरल गैस एंड प्रोपेन। अब नॉन हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं फ्यूल्स, इंक्लूडिंग फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यूज होते हैं। यूज के बेस पे अब हम देखते हैं फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, जो हमारा ट्रांसपोर्ट में फ्यूल्स यूज किए जाते हैं, यूज ऑफ पावर व्हीकल, एयरप्लेन्स, शिप एंड अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स, इनमें जो फ्यूल्स होते हैं वो यूजेस के बेसिस पे फ्यूल्स की ये कैटेगरी है। रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स, यूज्ड ऑफ हीटिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज होते हैं। एविएशन फ्यूल्स, स्पेशली डिजाइंड फॉर द एयरक्राफ्ट इंजन, एविएशन फ्यूल्स जो होते हैं वो सिर्फ इंजन में ही, एयरक्राफ्ट इंजन के लिए यूज होते हैं। मरीन फ्यूल्स जो होते हैं शिप्स और बोट्स के लिए यूज होते हैं। ईच क्लासिफिकेशन ऑफर्स इंसाइट इनटू द कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशंस एंड environmental impact of the different type of fuels helping to guide their use and development। अब हम चलते हैं पार्ट सी पे आते हैं। क्वेश्चन पार्ट सी में पहला क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और पेन पेपर लेके बैठिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप आसानी से हर एक चीज़ लिखते चलेंगे, समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन एटम, the electronic arrangement in an atom is often represented using the electronic
configuration notation. This notation described how electrons are distributed among the various atoms orbital. Here brief explanation along with the simplified diagram. ये क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शो किया गया। ये डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे प्लेस होते हैं। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, यानी ये जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है सेल, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रिंसिपल एनर्जी लेवल सेल, लेवल सेल 1 2 3 डॉट डॉट। जो हमारा प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होता है ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके अलावा जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं सेल सब सेल, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। द फर्स्ट सेल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, ये हमारी पहली कक्षा है। इज क्लोजेस्ट ऑफ द टू द न्यूक्लियस फॉलोड बाय सेकंड सेल, यानी सेकंड सेल के कंपैरिजन में ये हमारा पहली कक्षा इसके नज़दीक है। एंड सो ऑन सब लेवल्स, each principal energy level is divided into sub levels SPDF, ये हमारा SPDF लेवल में डिवाइड रहता है। द फर्स्ट सेल n इज इक्वल टू 1, यानी एक सेल्स में जो हमारा ये सेल्स है KLMN के रूप में इसको डिवाइड करते हैं, उसके अंदर भी इसमें SPDF फॉर्म में हमारे इलेक्ट्रॉन डिवाइड रहते हैं। जो S ब्लॉक होता है उसमें एक सब सेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। P में क्या रहता है, P में 3 रहते हैं, और D में ये P में 3 सेम इसी तरह से यहाँ पे पेन सही से काम नहीं कर रहा है, इसको आप थोड़ा, यहाँ पे 3 रहते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसमें 5 रहते हैं, यहाँ पे 2 बढ़ जाते हैं, यहाँ पे 5 रहते हैं, और सेम इसी तरह से F ब्लॉक में जो होते हैं उसमें 7 रखते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ F ब्लॉक में एलिमेंट यहाँ पे 2 फिल करेंगे तो यहाँ पे सेम इसी तरह से जो भरेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेम, इसमें और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये नंबर ऑफ टोटल 10 हो जाएंगे। सेम इसी तरह से P में 6 इलेक्ट्रॉन हो और F में 7 रहेगा ऐसी कक्षाएं, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक दूसरे से अटैच नहीं रहेंगे, पेंसिल सही काम नहीं कर रही, इस वजह से मैं एक दूसरे से हटा के बना रहा हूँ अटैच करके। ये 7, ये हमारा 7 है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, सब में फिल करेंगे तो 14 हो जाएंगे। अब यहाँ पे वही शो किया गया, द फर्स्ट सबसेल यानी इक्वल टू 1 हैज़ बीन सबसेल S, सेकेंड सेल में 2 हैज़ S एंड P लेवल, यानी उसमें जो 2 सबसेल होते हैं S और P दोनों होते हैं। उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग से वीडियो बना देंगे किसी दिन, वो अच्छे से वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। द थर्ड सेल N, इसमें क्या होते हैं SPD होते हैं लेवल, एंड सो ऑन। इसी तरह से और फोर्थ सेल जो रहेगा उसमें SPDF वो चारों रहेंगे। ऑर्बिटल ईच सब लेवल कंसिस्ट 1 और मोर ऑर्बिटल, यानी एक सब लेवल में एक या एक से अधिक ऑर्बिटल हो सकते हैं। S सब लेवल हैज ऑर्बिटल S एंड P, 3 ऑर्बिटल PX, PY एंड PZ, D 5 ऑर्बिटल्स, द F लेवल हैज बीन 7 ऑर्बिटल, यानी आपको वहाँ पे लिखा है P सब लेवल में 3, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो F ब्लॉक में 7 ऑर्बिटल है जो ऊपर यहाँ पे आपको दिखाया, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन फिलिंग द लोवेस्ट एनर्जी लेवल एंड सब लेवल्स फर्स्ट, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल में फिल करेंगे,
बिफोर मूविंग द हायर एनर्जी लेवल, फिर उसके बाद हम मूव करते जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में। द पाउली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, यानी जो हम पाउली ने जो सिद्धांत के अनुसार जो हम ऑर्बिटल उसमें अरेंज करेंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक ऑर्बिटल में, और वो क्या होंगे, उनकी जो रोटेशन होगी वो चेंज डायरेक्शन में होंगी, एक ऊपर तो एक अपोजिट डायरेक्शन में, वो दोनों रोटेट करेंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द टोटल एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है? मास ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम tends to increase over time. In simpler terms, साधारण भाषा में it describe that direction in which natural process occur that provides a basis of understanding why certain phenomena are observed. Here are key points related to the second law. second law of thermodynamics के अनुसार जो मेजर पॉइंट्स हैं वो एंट्रोपी इंक्रीजेस। द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम टेंड्स टू इंक्रीज लीडिंग टू द ग्रेटर डिसऑर्डर इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सिस्टम मूव टूवर्ड द स्टेट हाई एंट्रोपी, यानी जो इस प्रोसेस में जो सिस्टम होता है वो हाई एंट्रोपी की तरफ मूव करता है। Irreversible process, irreversibility. Many natural processes are irreversible, meaning they process in direction that increases the overall entropy, and reversing them would require to the external input of energy. Entropy and energy distribution. The concept of entropy is related to the dispersal of energy. As energy separated out or become more disordered, entropy increase. जब उसकी एनर्जी स्प्रेड हो जाएगी, स्प्रेड आउट, बिकम मोर डिसऑर्डर, उसका डिसऑर्डर में रहेगा तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। हीट ट्रांसफर इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, transformation. If no energy enters or levels the system, the potential energy of a state will always be less than the initial energy. यहाँ पे क्या बोला, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो स्टेट है विल ऑलवेज लेस देन इनिशियल एनर्जी, वो इनिशियल यानी प्रारंभिक एनर्जी से हमेशा लेस रहेगा। सम एनर्जी इज इनविटेबली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थर्मल एनर्जी, कुछ एनर्जी जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्म करती हैं थर्मल एनर्जी में, कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज द एंट्रोपी, एंट्रोपी इंक्रीज करने में इनका भी रोल उसमें होता है। एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द स्टैटिकल व्यू पॉइंट देयर आर टिपिकली मोर वेज फॉर ए सिस्टम टू बी डिसऑर्डर्ड देन ऑर्डर, देयरफॉर हाई एंट्रोपी स्टेट दैट मोर प्रोबेबल। कार्नाट साइकिल क्या होता है? कार्नाट प्रिंसिपल, द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियलाइज्ड हीट इंजन, आइडियलाइज्ड हीट इंजन, आइडियल मतलब जो क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई चीज़ हम बोल सकते हैं आइडियल है यानी आदर्श है। आदर्श का मतलब जैसे अगर हम इसके यहाँ पे किसी आइडियल चीज़ का एग्जांपल दें तो जैसे हम एक बोल सकते हैं ये हमारा रबर है। रबर अगर इसकी जो लेंथ है ये अगर इतनी है तो अगर हम इसको रबर को यहाँ से खींच के यहाँ तक करेंगे तो फिर वो अपने स्टेट में आ जाएगी। यानी किसी पे हम जितना जोर लगाते हैं वो 100% अगर उतना आ जा रहा है या जिस लेवल से जिस स्टेट से हम उसको चेंज करते हैं वो 100% उस स्टेट को प्राप्त कर ले रहा है तो वो 100% आइडियल है। बट कोई भी वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 100% आइडियल हो, क्योंकि जब हम उसमें चेंज करेंगे कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगा। अब क्या बोला, आइडियलाइज्ड हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर, रिवर्सियर इज लिमिटेड बाय द सेकंड लॉ।
ठीक। नो हीट इंजन कैन बी 100% इफिशियंट, यहाँ पे बोला है ना कोई भी हीट इंजन जो है 100% इफिशियंट नहीं हो सकता। एंड सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एंड वेस्ट हीट, यानी कभी भी जैसे कोई भी इंजन आप यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं, अगर आप उसमें 100% इफिशियंट दे रहे हैं तब भी उसमें कुछ न कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी ही होगी। इन समरी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स emphasize to tendency the natural process to move towards the states greater disorder to randomness। ठीक, जैसे अगर हम मान सकते हैं ये इलेक्ट्रिक का प्रवाह है, इलेक्ट्रिक फ्लो है, इसमें क्या होता है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमारा बिजली का प्रवाह होता है। तो अगर हम यहाँ से मान लेते हैं ये निगेटिव चार्ज से हम मुक्त इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, तब भी अगर ये कंटिन्यू मूव करेंगे तो इनके यहाँ पे बीच में जो पॉजिटिव पॉइंट होंगे उनसे टकरा के भी ये कुछ एनर्जी अपना लॉस करेंगे। तो सेम इसी तरह से बोला है, इट्स प्ले सर्कुलर क्रूशियल रोल्स, इट्स प्ले क्रूशियल अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन द बिहेवियर ऑफ सिस्टम एंड द लिमिटेशन ऑफ ऑन द इफिशियंसी ऑफ सर्टेन प्रोसेस। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, डिफाइन द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड आर स्पेशली टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने ऊपर पढ़ा है, ये H2O में पाए जाते हैं मोस्टली, जिसकी वजह से उसका जो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड रहता है। दैट अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अनदर, जिसकी वजह से कोई भी हाइड्रोजन एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट से अट्रैक्ट होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था हाइड्रोजन का और H2O से अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन ए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और रीजन ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, द थ्री मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कौन कौन से एटम हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब हमने हाइड्रोजन से रिलेटेड देख लिया है उसका एग्जांपल, जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, ये क्या हुआ था, ये हमारा ऊपर एग्जांपल हम देख चुके हैं। द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग टिपिकली इन्वॉल्व द हाइड्रोजन एटम बॉन्ड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये तीनों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हम ये जोड़ सकते हैं। पोलैरिटी क्या हो? द हाइड्रोजन बॉन्ड्स अराइज ड्यू टू द लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? जब ये लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, जैसे कोई भी अगर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन कोई भी एटम उसकी तुलना में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। अब यहाँ पे दिया है द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट्स एलिमेंट मोर स्ट्रांगली क्रिएटिंग ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव, यानी जब ये पॉजिटिव को कंपैरिजन में अगर जो ये एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन के कंपेयर में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ए नेगेटिव है तो किसी की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, पार्शियली खींचते हैं, मतलब हल्का, तो इसके ऊपर ये माइनर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। वाइल द हाइड्रोजन एटम कैरेक्टराइज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा, तो उसके वजह से जब उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उसके वजह से हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी माइनर पॉजिटिव, और जो नेगेटिव एटम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। इंट्रैक्शन, द पॉजिटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल्स, यानी जो पॉजिटिव एंड है वो हाइड्रोजन इज अट्रैक्ट टू द नेगेटिव ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन आर अनदर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक, स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन
typically dipole interaction but weaker than covalent or ionic. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग होते हैं एंड कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड से ये वीक होते हैं. इफेक्ट्स ऑफ on properties. Hydrogen bond significance influence the physical and chemical property of substance. It contribute to the high bond boiling and melting points compounds that exhibit hydrogen bonding. Example क्या है इसके? Water molecule exist hydrogen bonding between the hydrogen atom and water molecules and oxygen atom of neighboring water molecules. Hydrogen bonding is also observed in biological molecules such as bond between hydrogen and oxygen nitrogen in DNA basis pairs. In summary, finally, hydrogen bonds are especially intramolecular force that play crucial roles in a structure and properties of various substances, particularly those containing hydrogen atom bond highly electronegativity atom. यानी ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव एटम के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है. अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. राइट द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर. यानी वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने का जो टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, उसका मेथड देखते हैं. टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरली caused of presence of bicarbonate ion HCO3 1 negative and carbonate ion CO3 1 negative 2 negative in water. यानी बाइकार्बोनेट आयन एंड कार्बोनेट आयन की वजह से उसकी हार्डनेस बनी रहती है. दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस known as boiling or by adding certain chemicals. Here brief explanation of both method. यहाँ दो मेथड हैं जिसके थ्रू हम उसकी हार्डनेस को कम कर सकते हैं. पहला है बॉइलिंग के थ्रू, वाटर की हार्डनेस को बॉइलिंग के थ्रू. बॉइलिंग इज ए सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड रिमूवल टेम्परेरी हार्डनेस. यानी बॉइलिंग के थ्रू हम सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम पानी को उबाल के उसकी हार्डनेस को कम कर सकते हैं. When water is heated, जब वाटर को हीट किया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 1 नेगेटिव डिकम्पोज टू फॉर्म कार्बोनेट आयन. यानी ये डिकम्पोज्ड होके कार्बोनेट आयन में चेंज होता है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते. द रिएक्शन एज फॉलो, जो इसका ये रिएक्शन यहाँ पे शो किया गया. HCO3 1 पॉजिटिव इसको जब हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बोनेट आयन देता है. फिर उसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ से रिलीज हो जाता है. बाद में हमारा उसकी हार्डनेस कम हो जाती है या रिमूव हो जाती है, जिसके बाद हमें नॉर्मल H2O प्राप्त होता है. द कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव फॉर्म इज आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये जो CO3 कार्बोनेट आयन है ये इनसॉल्युबल इन वाटर में घुलनशील नहीं होता है. प्रेसिपिटेट एज सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू ये प्रेसिपिटेट हो जाता है. मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट मतलब बाहर निकल जाता है. मैग्नीशियम कार्बोनेट डिपेंडिंग ऑन द कैटायन प्रेजेंट इन द वाटर. मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो कैटायन की तरह कार्य करता है वाटर में. कैटायन और एनायन दो चीज होते हैं. द प्रेसिपिटेट कैन रिमूव्ड बाय फिल्टर लिविंग बिहाइंड द सॉफ्ट वाटर. यानी उसको हम फिल्टर करके डायरेक्ट सॉफ्ट वाटर पा सकते हैं. दूसरा होता है केमिकल ट्रीटमेंट. केमिकली हम उसको कैसे वाटर की हार्डनेस को कम कर सकते हैं. लाइम सोडा प्रोसेस, ये हमारा लाइम सोडा प्रोसेस के थ्रू
काम कर सकते हैं। इन दिस मेथड केमिकल लाइक लाइम हाइड्रोक्साइड CaOH twice and soda ash sodium carbonate Na2CO3 are added to the hard water to precipitate the hardness causing iron। यानी इन दोनों को मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट को मिला के उसके हार्डनेस को कम कर सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन आर एज फॉलोज। CaH ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसके थ्रू यहाँ से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब मिलाते हैं तो ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। द फॉर्म प्रेसिपिटेट CaCO3 and MgOH twice are removed by the seating filtration resulting in softness water। यानी सिंपली इसको फिल्टर करके हम यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको निकाल देंगे, इससे हमारा एक सॉफ्ट वाटर हमें मिल जाएगा। बोथ मेथड आर इफेक्टिव इन रिमूविंग टेम्पोररी हार्डनेस। ये दोनों मेथड जो हैं ये वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव हैं। एंड चॉइस बिटवीन देम डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल कंसिडरेशन सच एज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। यानी जिसको जो प्रोसेस सुटेबल लगता है उसके थ्रू वो उसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकता है। डिफाइन द EMF ऑफ सेल। यानी डिफाइन द EMF ऑफ सेल सुटेबल फार्मूला। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसको हमें सिंपल फार्मूला के थ्रू इसको डिफाइन करना है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। यानी दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। कोई सेल है जिसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट थ्रू, सॉरी पानी पी लेता हूं। It is a measure of cell's ability to drive electric current through an external circuit। यानी जो बाहरी सर्किट के थ्रू जो मेजरमेंट ऑफ सेल की एबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसको हम मेजर करते हैं यहाँ से। द EMF ऑफ सेल कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। यानी ई सेल E इज इक्वल टू ई सेल इज माइनस आई इंटू आर, वेयर ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल, सेल का जो पोटेंशियल है, विच रिप्रेजेंट द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। यानी ई सेल क्या है, जब हमारा करंट नहीं फ्लो हो रहा है उस टाइम पे उसका पोटेंशियल है, एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, करंट है, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इट्स इम्प्रेस्ड टू द नोट दैट actual voltage across the terminal of the cell in a current in a circuit, the effort of the current and internal resistance is given by ओम लॉ। ओम लॉ क्या है, V बराबर ओम लॉ होता है V बराबर IR, V इज इक्वल टू I इंटू R, ये हमारा ओम लॉ है। अब यहां से हम ओम लॉ अप्लाई करेंगे, ओम लॉ के थ्रू V, यानी E की जगह पे हमारा V आ जाएगा, V बराबर IR। इन समरी द EMF रिप्रेजेंट द आइडियलाइज्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए सेल व्हेन इट इज नॉट delivering any current, while the actual voltage across the cell terminal depend on the current। जब हमारा कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब सेल का टर्मिनल डिपेंड ऑन द करंट इंटरनल,
उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर सेल का टर्मिनल का वोल्टेज डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। पेन पेपर लेके बैठिए, सेम टू सेम पीडीएफ वाइज इसको रिवीजन करते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करने का प्रोसेस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहें। आगे आने वाले जितने भी चैप्टर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके हम सीक्वेंस वाइज पेपर लाते रहेंगे। परमानेंटली हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरली ड्यू टू द presence of dissolved metal ion like calcium, magnesium in form of sulfate, chloride, nitrate. Unlikely temporary hardness, permanent hardness can be removed by boiling alone. The common method of removing permanent hardness is include, यानी जो हार्डनेस वाटर रहता है उसमें क्या डिजॉल्व रहता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट, ये सब डिजॉल्व रहते हैं। इसी को रिमूव करने के लिए हम प्रोसेस कुछ भी अप्लाई करके इसको रिमूव करेंगे, जिससे हमारा ये सॉफ्ट वाटर प्राप्त होगा। अब इसके लिए पहला प्रोसेस क्या है हमारा, लाइम सोडा है। दिस इज ए केमिकल प्रेसिपिटेशन मेथड। लाइम सोडा CaOH twice and soda ash Na2CO3 आर एडेड टू द हार्ड वाटर, यानी इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice एंड नौसादर Na2CO3 को हम हार्ड वाटर में मिक्स करते हैं। द केमिकल रिएक्शन आर एज फॉलो, यानी कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड, ये हमारा CaOH 1 नेगेटिव यहाँ से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम को ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम वहाँ से NgOH twice मिलेगा। अब यहाँ से क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिक्स करेंगे तो CaCO प्लस H2O मिलेगा। यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैच करेंगे, ये MgCO3 ये बाहर निकल जाएगा, जहाँ से हमें सिंपल वाटर प्राप्त होगा। The formed precipitate CaCO3 and MgOH twice are removed by the settling and or filtering, यानी फिल्टर के थ्रू हम CaCO3 और MgOH twice को निकाल के हम सॉफ्ट वाटर प्राप्त कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन। Ion exchange resin are organic polymers with the charge function group that can exchange ion with the metals ion in hard water. The resin are usually in the sodium form. Resin sodium Na1 positive. When hard water passes through the resin bed, calcium and magnesium ion replace sodium ion. यानी ये जो इसका रेजिन है, सोडियम रेजिन है, उसके थ्रू हम हार्ड वाटर को फ्लो कराते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, कैल्शियम सोडियम रेजिन के थ्रू यहाँ से 2Na1 पॉजिटिव और कैल्शियम आयन निकल जाएगा। अब यहाँ से मैग्नीशियम सेकंड स्टेप में मैग्नीशियम को जब करेंगे फ्लो करेंगे, ये हार्ड वाटर एक ही साथ फ्लो हो रहा है, ये प्रोसेस 2 स्टेप में दिखाया गया है। एक बार कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, फिर एक बार सोडियम को, मैग्नीशियम को, ये सोडियम के थ्रू, यहाँ से रेजिन के थ्रू ये हम फ्लो कराते हैं। द वाटर लीविंग द रेजिन बेड इज नाउ सॉफ्टेड, यानी वाटर क्या करेगा, ये इसके थ्रू अटैच हो जाएगा और यहाँ से हमारा सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इन्वॉल्व passing water through the permeable membrane that allow water molecules to pass through the while blocking larger ion. This process helps to the remove dissolved ion, include calcium and magnesium ion, thus reducing the water hardness. These methods are effective in reducing or removing permanent hardness, providing water. यानी इस मेथड के थ्रू, रिवर्सल ऑस्मोसिस के थ्रू हम उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं।
that is more suitable for various application. The choice of method depend on the factors such as cost, scale, application and specific requirement, वाटर ट्रीटमेंट। यानी जिसको जिस मेथड के थ्रू सुटेबल लगता है, जिसमें कॉस्ट सेफ हो, इजी वे हो, उसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन आयनिक कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सुटेबल एग्जांपल। आयनिक कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के आयनिक बॉन्ड का होता है, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जब हमारा जैसे H2O में NaCl लेते हैं, NaCl में क्या होता है, Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव। यहाँ से क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कैल्शियम अपनी तरफ खींच लेता है, पूरी तरह से ले लेता है। तो इसके थ्रू इस पे क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज आ जाता है और सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो इसके थ्रू हम आयनिक बॉन्ड बनता है। जो हमारा NaCl है उसमें नमक, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या नमक, तो इसमें जो दो आयन मिलते हैं तो उसके थ्रू यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। अब इसको हम देखते हैं। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन एटम टू अनदर एटम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरी तरफ ट्रांसफर हुआ है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज एनायन। यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो कैटायन है वो एनायन की तरफ एक शिफ्ट हुआ है, यानी ये एक यहाँ से एक चार्ज इसका नेगेटिव आयन ये एक्सेप्ट किया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दीज ऑपोजिटली चार्ज आयन होल्ड देम टुगेदर इन द स्टेबल कंपाउंड। ये इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। आयनिक बॉन्ड्स टिपिकली अकर बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये जो बॉन्ड होता है वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। सेम एग्जांपल हम दे रहे थे NaCl का, तो इसमें आयनिक बॉन्ड रहता है। यहाँ से सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को। सोडियम बिकम्स पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर वहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड क्लोरीन बिकम नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि वो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ से सेम वही प्रोसेस दिखाया गया है। सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ से सेम NaCl बॉन्ड बन रहा है। अब हम आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। एक कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स शेयर एटम। यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो दो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पे, जैसे ये हमारा कोई भी बॉन्ड बनेगा तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा। यानी जैसे अगर किसी के पास कोई सामान खरीदना हो, किसी के पास 10 रुपये, किसी के पास दो पर्सन है A B जिसके पास 10-10 रुपये है, वो सामान आ रही 20 रुपये की, तो वो दोनों अपना पैसा मिलाकर वो सामान लेंगे और आधा आधा शेयर कर सकते हैं। सेम इस तरह से ये बॉन्ड बनता है। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट बॉन्ड टिपिकली अकर बिटवीन द नॉन मेटल एटम। ये बॉन्ड जो है नॉन मेटल एटम के बीच में बनता है, जैसे यहाँ पे शो किया गया है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यानी हाइड्रोजन का जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं तो जो फर्स्ट S सब सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब वो स्टेबल मानिए। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन ये हो जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या स्टेबिलिटी के लिए ये शेयरिंग करते हैं। अब ईच हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन टू द शेयर पेयर। यानी एक शेयर पेयरिंग में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस हाइड्रोजन का होगा, एक इस हाइड्रोजन का होगा। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्पेशली टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड वेयर बोथ शेयर इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम one of the atoms. One atoms donate both electrons to the bond and one other atom does not contribute the electron. ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें एक ही एटम
डबल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि दूसरा सिर्फ उसके अट्रैक्शन से अपना काम चलाता है। द एटम डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन इन द रेफर एज ए डोनर एंड द एटम रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन इज ए एक्सेप्टर। जो उसका एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर के रूप में। यहाँ पे सेम दिया गया एल्यूमिनियम आयन NH4 का। नाइट्रोजन आयन डोनेट्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द हाइड्रोजन आयन। The coordinate bond is formed between the nitrogen, hydrogen and hydrogen ion act as the acceptor of share pair। सेम यहाँ से दिखाया गया NH3 जो डोनर है, H3 1 एक्सेप्टर है। सेम यहाँ से NH4 1 पॉजिटिव बना है। In summary, ionic bond involve the transfer of electrons, covalent bond sharing of electron। यानी आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्विंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द एटम। तीसरा हम आते हैं डिफाइन द बफर एंड मोलरिटी विथ फार्मूला। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बफर सोल्यूशन क्या होता है? ए बफर इज ए सोल्यूशन, resistance change its pH level when an acidic base is added to its। buffer are essential its maintaining the stability of the pH। यानी किसी भी चीज में, जैसे अगर एसिडिक है उसमें अगर हम बफर सोल्यूशन में मिलाते हैं तो उसके pH को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, कि उसके pH को स्टेबल करेगा। इन वेरियस केमिकल बायोलॉजिकल सिस्टम दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द वीक एसिड इट्स कंजुगेट बेस। यानी जब वीक के साथ रहेगा तो ये उसके कंजुगेट बेस के साथ की तरह काम करेगा। और वीक बेस इस कंजुगेट एसिड, यानी जब एसिडिक में मिलाएंगे तो ये उसके अपोजिट बेस की तरह काम करेगा, और जब बेस में मिलाएंगे तो ये उसके अपोजिट एसिडिक की तरह काम करेगा। फार्मूला फॉर द हेंडरसन हेसल्स बेल्स इक्वेशन। इक्वेशन है pH इक्वल टू pKa log A by HA, where pH क्या है, एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन। pKa का है इज नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10, यानी लॉगरिथम जहां हम लॉग लेते हैं उसका बेस हमेशा 10 रहता है। लॉग का हमेशा बेस 10 ही लेते हैं। सॉरी, ये लॉग बना रहा था, लॉग हमेशा इसका बेस जो हम लेते हैं ये हमेशा 10 लेते हैं। ठीक। ऑफ द डिसोसिएशन कंसिस्ट Ka ऑफ द वीक एसिड। यहाँ पे A नेगेटिव इज द कंट्रीब्यूटर ऑफ कंजुगेट बेस एंड HA इज द concentration of weak acid। For the basic buffers the equation is modified accordingly। molarity कैसी रहेगी? molarity is the measurement of the concentrate of a solution in a solution। it is defined at the number of moles of solute per liter solution। यानी 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल कितने डिजॉल्व हैं। द फार्मूला ऑफ मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solution upon volumes of solution in liter। अल्टरनेटिवली फार्मूला है इसका, अल्टरनेटिव इट कैन एक्सप्रेस है मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। In summary, a buffer is solution that resists change in pH and molarity is the measurement of the concentration of a solution expressed as the moles solution per liter in solution। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा पेपर है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से भी आपको पूरा पेपर मिल जाएगा और विद सॉल्यूशन। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको हेल्प किया जाएगा। और पेपर से रिलेटेड अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, यहाँ पे आपको पूरा पेपर का सलूशन मिल जाएगा।